देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिनपिंग आज जहां खड़े हैं वहां पहुंचने का सपना दुनिया का हर नेता देखता है। ये ताकत नहीं है, ये विरासत है। वो विरासत जिसका इतिहास चीन ने अपने ही लोगों के नरसंहार में बहे लहू से लिखा है। 2018 के बाद जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं। जिनपिंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं हैं, दुनिया में किसी नेता के पास इतने पद नहीं हैं जितने जिनपिंग के पास हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ ही शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये वो पद है जो जिनपिंग को चीन में सबसे ताकतवर बनाता है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ भी शी जिनपिंग ही हैं। चीन के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी शी जिनपिंग हैं। तो ये तमाम अहम पद हैं जो शी जिनपिंग के पास हैं। जरा सोचिए, इससे भी बड़ा पद कोई और हो सकता है। जिनपिंग का ओहदा चीन में वही है जो माओ त्से तुंग का हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे माओ त्से तुंग कौन थे और उनका जिनपिंग से क्या ताल्लुक, तो ये रिपोर्ट देखिए। माओ त्से तुंग चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े और ताकतवर नेता। एक ऐसा तानाशाह जिसका विरोध करना तो दूर, जिसके खिलाफ एक शब्द बोलने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत थी। आधुनिक चीन की नींव रखने वाले माओ के हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे थे। माओ ने एक बार कहा था कि चीन को तरक्की करनी होगी, भले ही इसकी कीमत करोड़ों लोगों को जान देकर चुकानी होगी। करीब 54 साल पहले की यही तारीख है जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति का आगाज हुआ था। महज 42 साल की उम्र में माओ त्से तुंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे ताकतवर नेता बन चुके थे और अब वक्त चीन में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत का था। ये वो दौर था जब चीन रूस और जापान के हमलों के साथ ही 2 दशकों तक चली हिंसा को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की शुरुआत कर रहा था, जिसकी अगुवाई माओ त्से तुंग कर रहे थे। माओ और उनके समर्थकों ने हजारों रेड गार्डों को साथ मिलाया और इन सभी से चीनी समाज के 4 स्तंभों को खत्म करने को कहा गया। ये पुराने 4 स्तंभ थे, पुराने रिवाज, तौर तरीके, संस्कृति और पुरानी सोच। इसका जरिया थी एक लाल रंग की जिल्द वाली एक छोटी सी किताब, जिसे लिटिल रेड बुक कहा जाता है। हर शख्स को माओ के विचारों वाली मशहूर छोटी लाल किताब पढ़ने और इस पर अमल करने को कहा गया। उस दौर में ये छोटी सी किताब माओ समर्थकों के लिए किसी धर्म ग्रंथ की तरह थी। 1 करोड़ से ज्यादा किताबें छापी गई, हर समर्थक को बांटी गई। मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा को हथियारों की ताकत से जोड़कर माओ त्से तुंग ने क्रांति का बिगुल फूंका। War is the continuation of politics. War is the highest form of struggle. It is up to us to organize the people where the broom does not reach, the dust will not vanish of itself. Let us hold the banner high and march ahead along the path, crimson with our blood. कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि युवा क्रांति पर ध्यान दें। इसके बाद नौजवानों के साथ ही छोटे छोटे बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसका मकसद बूढ़े और बीमारों को समाज से हटाकर नई नस्ल के गर्म खून से नया इतिहास लिखना, जिससे चीन में नरसंहार शुरू हो गया। सिर्फ बीजिंग में ही पुरानी सोच वाले हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। माओ त्से तुंग की रेड गार्ड आर्मी कत्लो गारत पर उतारू थी। इतिहास की हर किताब को जला दिया गया। संगीत और संस्कृति से जुड़ी हर निशानी को आग के हवाले कर दिया गया। बीजिंग, सितंबर 1967। ये तस्वीरें 1967 में बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के सेमिनार की हैं। 1967 की सर्दियों में माओ ने अपनी रेड आर्मी को अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतार दिया, जिसके बाद हजारों लोगों को बेवजह मार दिया गया। जो जिंदा बचे उन्हें डिटेंशन सेंटर और लेबर कैंप में भेज दिया गया। 1976 में माओ की मौत के साथ ही चीन की इस खूनी क्रांति का अंत हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।